अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। देखें, लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग सिंगल एलिमेंट एसी सर्किट्स। सिंगल एलिमेंट एसी सर्किट्स का मतलब था ये रेजिस्टर इन एसी सर्किट, कैपेसिटर इन एसी सर्किट और इंडक्टर इन एसी सर्किट। ये तीन टॉपिक से इन यूर सिलेबस। ठीक है, तो इन तीनों में से वी हैड डिस्कस रेजिस्टर इन एसी सर्किट। याद रखिए, रेजिस्टर में जो वोल्टेज था वो था वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट था वो भी आई नॉट साइन ओमेगा टी था। यानी रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों साइनोसाइडल थे। इज इट? तो दे वर इन फेज। तो रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज डिफरेंस कितना था? जीरो। यानी जहां पर वोल्टेज जीरो तो करंट जीरो, जहां पर वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट मैक्सिमम। दे वर इन फेज। और इस इन फेजनेस की वजह से रेजिस्टर पावर को डिसिपेट करता था। रेजिस्टर की प्रॉपर्टी ये है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इन केस ऑफ रेजिस्टर, एवरेज पावर डिसिपेशन था IRMS VRMS, यानी दैट वाज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज रेजिस्टर में AC करंट एंड वोल्टेज वर इन फेज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कैपेसिटर इन AC सर्किट, या AC थ्रू कैपेसिटर, या AC थ्रू कैपेसिटेंस। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं। देखिए, कैपेसिटर इन AC सर्किट का मतलब ये है कि हाउ डज अ कैपेसिटर बिहेव इन एसी सर्किट। एक मतलब इसका ये है, और दूसरा मतलब इसका ये है कि हाउ डू एसी करंट एंड वोल्टेज बिहेव इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में एसी वोल्टेज और करंट किस तरह बिहेव करते हैं। तो लुक इट, ये हमारे पास है एसी सोर्स, मसलन एसी जनरेटर, और ये कैपेसिटर है। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर, अगर गौर से आप देखिए, इन फर्स्ट हाफ साइकिल सपोज ये अगर पॉजिटिव है तो ये हमारे पास नेगेटिव। तो आप मुझे ये बताएं, बिल्कुल इन द बिगिनिंग, बिल्कुल शुरू में, जब आप यहाँ पर सपोज बटन ऑन करें, बिल्कुल बिगिनिंग में, शुरू में, यहाँ पर चार्ज क्या होगा? जीरो। अगर चार्ज यहाँ पर जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो। तो याद रखिए, कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो से स्टार्ट लेता है। तो जीरो का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर होगा V नॉट साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर में वोल्टेज बराबर होगा V इज इक्वल टू V नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। देखिए, एक T इज इक्वल टू जीरो, यानी व्हेन द फेज एंगल ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर चार्ज जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो। लेकिन देखिए, यहाँ से करंट आ रहा है, करंट यहाँ से आ रहा है। तो कैपेसिटर में वोल्टेज कहाँ से स्टार्ट लेता है? जीरो से। जीरो का मतलब है कि इट इज साइनोसाइडल, इट डिपेंड्स अपॉन साइन ओमेगा टी। क्योंकि साइन ओमेगा टी का को जब आप प्लॉट करते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट लेता है? जीरो से। तो याद रखिए, कैपेसिटर में वोल्टेज इज साइनोसाइडल। मसलन आप ए पर देखिए, इधर देखिए, ए पर आप लोग देखें, ये जो रेड कर्व है ये हमारे पास वोल्टेज है। तो बिल्कुल इन द बिगिनिंग, बिल्कुल शुरू में, यहाँ पर चार्ज जीरो, यहाँ पर भी चार्ज जीरो, तो आप देखिए वोल्टेज जीरो। लेकिन आप देखिए करंट इज मैक्सिमम, करंट यहाँ से आ रहा है और वोल्टेज यहाँ पर अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि व्हेन द वोल्टेज इज जीरो द करंट इज मैक्सिमम। तो करंट एंड वोल्टेज आर नॉट इन फेज, बल्कि आप लोग देखिए, करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90। यानी करंट जो है वो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर नहीं है, बल्कि आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी के बराबर। अच्छा देखिए,
यहाँ पर आप देखिए, जब मसलन ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और ये प्लेट नेगेटिव, देखें यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव चार्ज आ जाते आ जाते आ जाते आ जाते, यहाँ पर नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो इस पॉइंट बी पर अगर आप देखें, कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड। पॉइंट बी पर वोल्टेज क्या है? पॉइंट बी पर वोल्टेज इज मैक्सिमम। यहाँ पर वोल्टेज इज मैक्सिमम, लेकिन करंट इज जीरो। करंट क्यों जीरो हुआ? क्योंकि आप देखिए ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल आपस में बराबर, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल आपस में बराबर, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो। जब पोटेंशियल डिफरेंस इस टर्मिनल और इस प्लेट के दरमियान जीरो, तो करंट इज जीरो। व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, द करंट इज जीरो। इसके बाद अब देखिए ये चार्जेस वापस सोर्स की तरफ आ जाते हैं, तो अब देखिए करंट वापस सोर्स की तरफ आ जाते हैं। तो सी पर अगर आप लोग देखिए वोल्टेज जीरो हो जाते हैं। देखिए द चार्ज इज गोइंग बैक फ्रॉम द कैपेसिटर टू द सोर्स, तो द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज्ड एट सी, तो वोल्टेज जीरो, द करंट इज मैक्सिमम इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अंडरस्टैंड? और फिर आप देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में, अब ये प्लेट देखें, इफ दिस टर्मिनल इज नाउ नेगेटिव तो दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव। अब कैपेसिटर ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी अब ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर आप लोग डी पर देखें, तो पॉइंट डी पर व्हाट हैपन्स? हमारे पास पॉइंट डी पर करंट इज जीरो, लेकिन वोल्टेज इज मैक्सिमम, यानी voltage is maximum in the opposite direction. The capacitor is charged in the opposite direction. यानी पहले ये प्लेट पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव, अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। तो गौर से देखो, कैपेसिटर में चार्ज कहां से स्टार्ट लेता है? जीरो से। अगर चार्ज यहां पर जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, द करंट इज मैक्सिमम। जब कैपेसिटर बी पर चार्ज हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज मैक्सिमम, द करंट इज जीरो। ठीक है? इट मींस दैट कैपेसिटर में वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन साइन ओमेगा टी, लेकिन याद रखिए करंट डिपेंड्स अपॉन कॉस ओमेगा टी। व्हेन ओमेगा टी इज जीरो, वोल्टेज इज जीरो, लेकिन व्हेन ओमेगा टी इज जीरो, कॉस जीरो इज वन, तो करंट इज मैक्सिमम। तो याद रखिए कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज दोनों साइन पर डिपेंड नहीं करते। वोल्टेज साइन पर डिपेंड करता है और करंट क्रॉस पर डिपेंड करते हैं। सो दे आर नॉट इन फेज। बल्कि जब आप बटन ऑन करें तो आप लोग देखिए द करंट इज लीडिंग द वोल्टेज, द करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90। तो याद रखिए रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों डिपेंड्स अपॉन साइन ओमेगा टी, और कैपेसिटर में वोल्टेज जीरो से स्टार्ट लेता है तो साइन पर डिपेंड करता है, और करंट मैक्सिमम से स्टार्ट लेता है तो क्रॉस पर डिपेंड करता है। तो कैपेसिटर में वोल्टेज इस तरह है, लेकिन याद रखिए करंट कैन बी रिटन एज आई नॉट इनटू क्रॉस ओमेगा टी। इज इट? शाबाश। तो अच्छा, याद रखिए इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है? आपने ये कैलकुलेशन करनी नहीं है, नो नीड ऑफ दिस कैलकुलेशन। लेकिन थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि ये कॉस ओमेगा टी कहाँ से आया है। तो इधर देखिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर, Q इज इक्वल टू सी वी, वोल्टेज बराबर है वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये मैंने साइन ओमेगा टी क्यों लिखा? क्योंकि कैपेसिटर में वोल्टेज जीरो से स्टार्ट लेता है, ये साइनोसाइडल है। पुट इक्वेशन 2 and 1, ये इधर पुट करे तो ये चार्ज है। अच्छा, एक बात आप याद रखिए, कैपेसिटर में वोल्टेज और चार्ज दोनों इन फेज हैं। जब आप बटन ऑन करें तो चार्ज आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा, वोल्टेज ज्यादा, चार्ज ज्यादा, वोल्टेज ज्यादा, चार्ज ज्यादा, वोल्टेज ज्यादा। When the capacitor is charged at 90, because sin 90 is 1, so the charge is maximum, the voltage is maximum. इसके बाद चार्ज कम, वोल्टेज कम, चार्ज कम, वोल्टेज कम, चार्ज कम, वोल्टेज कम। 180 पर चार्ज जीरो, क्योंकि साइन 180 इज जीरो।
और वोल्टेज भी जीरो। इसके बाद आप देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेट्स आर चार्ज्ड। तो आप देखिए अब चार्ज ज्यादा 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 270 पर मैक्सिमम, वोल्टेज भी मैक्सिमम, और फिर ये चार्ज कम 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 कम, जीरो वोल्टेज भी। ठीक है, तो कैपेसिटर में देखें, फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में द कैपेसिटर इज चार्ज्ड, सेकंड में डिस्चार्ज्ड, थर्ड में ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज्ड, और फोर्थ में डिस्चार्ज। दिस इज वन साइकिल। अंडरस्टैंड? अब हमें पता है वी आर इन, देखिए ये वोल्टेज है, वी आर इंटरेस्टेड इन करंट, तो बाय डेफिनेशन करंट है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। इस क्यू का ये वैल्यू इधर पुट करें, इधर क्यू का ये वैल्यू आप इधर पुट करें, तो आई इज इक्वल टू डेल बाय डेल टी, और क्यू की जगह मैंने लिखा सी वी नॉट साइन ओमेगा। ठीक है, याद रखिए C का मतलब है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विच इज कांस्टेंट फॉर द सेम कैपेसिटर। V नॉट का मतलब है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर व्हेन द प्लेट्स इज फुली चार्ज्ड, यानी 90 पर और 270 पर। तो C और V नॉट को इससे बाहर लेके, और अगर आप साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव ले लें, देखें सी वी नॉट बाहर, और अगर आप इसका डेरिवेटिव ले लें, आपको पता नहीं है कि व्हाट आर डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, लेकिन याद रखें हमारे पास साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव है कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओमेगा है। तो फॉरगेट अबाउट डेरिवेटिव बिकॉज आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों के लिए दिस इज अ फार्मूला। अब ये वैल्यू आप इधर पुट करें तो हमारे पास करंट ही आ जाएगा। याद रखिए व्हेन ओमेगा टी इज जीरो, ठीक है, द करंट विल बी मैक्सिमम बिकॉज cos जीरो इज वन। तो इस I की जगह लिखो I नॉट सी वी नॉट ओमेगा cos, और ओमेगा टी की जगह जीरो, cos जीरो इज वन, तो वन मल्टीप्लाइड बाय दिस यू आर गेटिंग दिस। I नॉट का ये वैल्यू फिर इधर पुट करें, देखिए I नॉट का सी वी नॉट ओमेगा की जगह I नॉट पुट करें, तो हमारे पास देखिए आ जाएगा I इज इक्वल टू I नॉट cos ओमेगा। तो वोल्टेज क्या था? वोल्टेज कैपेसिटर में था V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन करंट है I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा। तो प्लीज रिमेंबर कैपेसिटर में जब आप बटन ऑन करें तो वोल्टेज कहां से स्टार्ट लेता है? जीरो से। करंट कहां से स्टार्ट लेता है? मैक्सिमम से। तो वी से कैपेसिटर में द करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय एंगल ऑफ 90, और या आप इसको उल्टा पढ़ें, कैपेसिटर में द वोल्टेज इज लेगिंग बिहाइंड द करंट बाय एंगल ऑफ 90। दिस इज वन एंड द सेम। इफ द करंट इज लीडिंग तो इसका मतलब है वोल्टेज इज लेगिंग, एंड दीज आर एमसीक्यूज। ठीक है, और याद रखिए ये इक्वेशन हम इस तरह लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। प्लस 90 का मतलब है कि दिस करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90। I इज इक्वल टू, यानी ये जो I है, इट लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90। cos ओमेगा टी की जगह I कैन राइट साइन ओमेगा टी प्लस 90। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज इमीडिएट क्लास। इक्वेशन नंबर 10 shows that in case of pure capacitive circuit the current leads the voltage by an angle of 90. This equation or this equation shows that the current leads the voltage by an angle of 90. तो याद रखिए रेजिस्टर में AC करंट एंड वोल्टेज वर इन फेज, और कैपेसिटर में they are out of phase by an angle of 90. This is one MCQ. The current leads the voltage by an angle of 90. This is another MCQ. The voltage leads behind the current by an angle of 90. This is another MCQ. ठीक है, तो try to understand. अब ये वो टेबल है, आप देखें, ये है थीटा एंड ओमेगा टी। ओमेगा टी मीन्स फेज एंगल। फेज एंगल, फेज एंगल का मतलब है एन एंगल which gives us information regarding the phase of an AC quantity.
और फेज का मतलब है हालत। ये वोल्टेज या करंट कौन सी हालत में, जीरो है, मैक्सिमम है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम है, कहाँ है। तो लुक इट, कैपेसिटर में वोल्टेज कहां से स्टार्ट लेता है, जीरो से, तो साइनोसाइडल है। करंट कहां से स्टार्ट लेता है, मैक्सिमम से, तो इट डिपेंड्स अपॉन कॉस ओमेगा टी। अंडरस्टैंड। तो इधर देखें, व्हेन ओमेगा टी इज जीरो, इधर जीरो पुट करो, साइन जीरो इज जीरो, लेकिन cos जीरो इज वन, तो द करंट इज मैक्सिमम। वोल्टेज जीरो से स्टार्ट लेता है, करंट मैक्सिमम से। when the angle is 90, sin 90 is a 1, voltage is maximum. Cos 90 is 0, voltage is 0, sorry, current is 0. when the angle is 180, sin 180 is 0, cos 180 minus 1 है तो minus I naught, 270 पर this is minus 1 तो minus V naught, cos 270 0, 360 पर sin 360 is 0 और cos 360 is I naught। देखिए, इसने जीरो से स्टार्ट किया है तो जीरो पर साइकिल इज कंप्लीटेड, और इसने मैक्सिमम से स्टार्ट किया था तो मैक्सिमम पर द साइकिल इज कंप्लीटेड। बहरहाल ये टेबल हमें बता रही है कि करंट लीड्स, आप लोग देखिए, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90, क्योंकि अगर आप जीरो और 90 के दरमियान फेज डिफरेंस देखें तो 90 है, 90 और 180 के दरमियान फेज डिफरेंस 90 है, 180 और 270 के दरमियान फेज डिफरेंस 90 है, 270 और 360 के दरमियान फेज डिफरेंस। इसका मतलब है कि हर दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज के दरमियान जो फेज डिफरेंस है दैट इज 90। तो प्लीज कंक्लूजन ये है कि रेजिस्टर में एसी करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, और कैपेसिटर में द करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90, or in other words you can say the voltage lags behind the current by an angle of 90। अब रेजिस्टर में एसी करंट एंड वोल्टेज वर इन फेज, तो रेजिस्टर पावर को डिसिपेट करता था। याद रखिए, कैपेसिटर पावर को डिसिपेट नहीं करता। लेट अस सी। अच्छा देखिए, ये वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। When the angle is zero, voltage is zero, current is maximum। वो टेबल अगर आप ड्रॉ करें, 5/2 का मतलब है 90, 90 पर वोल्टेज इज मैक्सिमम, और आप देखिए करंट जीरो। ये जो ब्लू कर्व है दिस इज वोल्टेज, जो रेड है दिस इज करंट। इधर देखिए 180 पर वोल्टेज इज जीरो, द करंट इज मैक्सिमम इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करता है कि द वोल्टेज लीड्स, सॉरी, द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90, या इन अदर वर्ड्स द वोल्टेज लीड्स बिहाइंड द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90, ठीक है ये। अच्छा देखें, पावर डिसिपेशन या पावर लॉस इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट। आपको पता है पावर डिसिपेशन इज रिटन एज IV। कैपेसिटर में V इज V नॉट साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी। याद रखिए, रेजिस्टर में ये दोनों साइन पर डिपेंड करते थे, इफ यू रिमेंबर। ये दोनों वैल्यूज आप इधर पुट करें, I नॉट और V नॉट कांस्टेंट से इन्हें बाहर लिखो, ठीक है। याद रखिए, दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस फैक्टर इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज जीरो। ये किस तरह जीरो है, लुक एट। अगर आप ओमेगा टी, सुने जरा गौर से देखो, ओमेगा टी अगर आप जीरो ले लें तो आपको पता है cos जीरो इज वन। ओमेगा टी अगर आप जीरो ले लें तो cos जीरो इज, सॉरी, sin जीरो इज जीरो, द रिजल्ट इज जीरो। अगर आप ये 90 ले लें, cos 90 इज जीरो और sin 90 इज वन, फिर भी जीरो आता है। अगर आप ये 180 ले लें, cos 180 is minus 1, sin 180 is equal to 0, again we are getting 0, understand। so this product is 0। अगर आप ये 270 ले लें, ये भी 270, फिर भी 0 आता है। आप 360 ले लें, फिर भी 0 आता है। तो याद रखिए, दिस फैक्टर गोज टू 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो प्लीज रिमेंबर,
कैपेसिटर में द एवरेज पावर डिसिपेशन इज जीरो. व्हाई? तो लेट अस सी. ए कैपेसिटर में व्हाट हैपन्स, जब आप बटन ऑन करें तो ए टी इज इक्वल टू जीरो, द चार्ज इज जीरो, द वोल्टेज इज जीरो, द करंट कमिंग फ्रॉम द सोर्स इज मैक्सिमम. तो देखिए फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में चार्ज ज्यादा ज्यादा ज्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा ज्यादा ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा 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 ज्यादा, 90 पर मैक्सिमम. एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर. हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. 90 के बाद ये चार्जेस वापस सोर्स की तरफ आ जाते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस, चार्ज डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, एनर्जी decreases 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 decreases. 180 पर the capacitor is discharged. It means the energy is lost and that is gone to the source back. अब आप देखें 180 के बाद what happens, ऑपोजिट डायरेक्शन में कैपेसिटर चार्ज चार्ज चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, एनर्जी ज्यादा. तो 270 पर द कैपेसिटर इज चार्ज्ड, एनर्जी इज स्टोर्ड. इसके बाद चार्जेस आर बैक टू द सोर्स, एनर्जी डिक्रीजेस 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 डिक्रीजेस. इसी वजह से द एवरेज एनर्जी लॉस इज इक्वल टू जीरो. एवरेज एनर्जी लॉस पावर लॉस इज इक्वल टू जीरो. कैपेसिटर देखिए रेजिस्टर क्या करते हैं, रेजिस्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है. कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसका लॉस, एनर्जी लॉस, पावर लॉस. तो रेजिस्टर एनर्जी को लूज करता है, यानी देयर इज अ लॉस इन एनर्जी. जो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है दैट इज का लॉस. अंडरस्टैंड? यहां पर आप देखें कैपेसिटर इज चार्ज देन डिस्चार्ज्ड, इन ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज और फिर डिस्चार्ज. तो एवरेज एनर्जी लॉस इन दिस केस इज जीरो. एवरेज एनर्जी लॉस इज जीरो. मसलन है ये मार्कर है, देखो इसको आप एनर्जी सप्लाई करें तो ये एनर्जी गेन करके इधर आ जाती है, और जब आप इसे छोड़ दे इट इज कमिंग बैक. सो एवरेज एनर्जी लॉस पर साइकिल क्या है, जीरो. आपने जो एनर्जी इसको सप्लाई की थी, अब देखिए द सेम एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय दिस, ठीक है, मार्कर एंड इट इज कमिंग बैक. सो द एवरेज एनर्जी लॉस इज इक्वल टू जीरो. तो याद रखिए कैपेसिटर एनर्जी को डिसिपेट नहीं करता. कैपेसिटर डज नॉट डिसिपेट energy, electrical energy into heat energy in case of AC. Therefore, the average power dissipation या the average power loss is equal to zero. ये एक टॉपिक है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, या इसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिप्रेजेंटेड बाय X sub C. कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का मतलब है ऑपोजिशन, रेजिस्टेंस का भी मतलब है ऑपोजिशन, लेकिन दोनों में फर्क है वो मैं बता रहा हूं. याद रखिए डेफिनेशन है द ऑपोजिशन ऑफर्ड, द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ AC करंट इज कॉल्ड रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटिव रिएक्टेंस. द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर to the flow of AC current is called capacitive reactance, capacitive opposition. देखो हमारे पास अगर ये कैपेसिटर है, लुक एट, और ये हमारे पास AC सोर्स है, गौर से देखो, if this is positive this is negative. इधर देखिए अगर इधर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाते तो इधर एक नेगेटिव, तो आप लोग देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पोटेंशियल डेवलप हो जाता है पॉजिटिव, यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव. तो आप देखिए इस प्लेट और इस टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो करंट कम हो जाएगा.
जब इधर दूसरा पॉजिटिव चार्ज, इधर दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव, लाइक दिस, दिस प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिव। तो ये चार्जेस फर्दर इस करंट को क्या करते हैं, अपोज। यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ जाता है। जब इधर पोटेंशियल बढ़ जाते हैं तो इस पोटेंशियल और इस पोटेंशियल के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम, तो करंट कम 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 कम। जब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के दरमियान मैक्सिमम हो जाता है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, द करंट इज जीरो। इसका मतलब है दीज चार्जेस, ठीक है, और चार्जेस को क्या करते हैं, अपोज। दिस अपोजिशन इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इज इट। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, ये बराबर है x sub c is equal to 1 over omega c. C is the capacitance of the capacitor. Omega is the angular velocity या angular frequency of the coil of the generator. जनरेटर की जो कायल है आप इसको रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, फ्लक्स इज चेंज इन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट आर जनरेटेड। दिस ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द कायल। लेकिन आपको पता है ओमेगा बराबर है 2 पाई बाई 2 फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 7। तो 1 ओवर टी बराबर है फ्रीक्वेंसी के, तो 2 पाई एफ, ओमेगा इज 2 पाई एफ बिकॉज 1 ओवर टी इज एफ। तो इस ओमेगा की जगह अगर आप 2 पाई एफ लिखे तो इस तरह भी लिख सकते। एक बात आप याद रखिए, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में ये फर्क है कि दोनों ऑपोजिशन है, दोनों का यूनिट ओम है, दोनों के डायमेंशन आर द सेम। फर्क ये है कि रेजिस्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। लेकिन आप देखिए ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो ये अपोजिशन ज्यादा। जितनी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो याद रखिए ये, सॉरी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो ये अपोजिशन कम, ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो ये अपोजिशन कम, फ्रीक्वेंसी कम तो अपोजिशन ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल लुक, आपको पता है डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो। दिस इज एन एमसीक्यू। डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी इज जीरो। तो जब आप कैपेसिटर को डीसी करंट अप्लाई करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज जीरो, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इंफिनिटी। तो याद रखिए कैपेसिटर ऑफर्स अ इनफाइनाइट ऑपोजिशन टू द डीसी करंट, यानी कैपेसिटर डीसी करंट को क्या करता है, ब्लॉक। इसी वजह से हम कहते हैं कैपेसिटर डज बिहेव लाइक एन इंसुलेटर in case of DC and it does behave like a conductor in case of AC. अगर आप AC सर्किट में कैपेसिटर लगा ले, it behaves like conductor because AC current is passing through the capacitor. और अगर आप DC में लगा ले तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी ये है कि वो DC को ब्लॉक करता है because for DC it has got a maximum या infinite opposition. Understand? तो ये फार्मूला और ये वाला जो फार्मूला है ये हम एमसीक्यूज में अप्लाई करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डू सम एमसीक्यूज रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स। ओके, कैपेसिटर इन एसी सर्किट में से रिलेटेड वी आर गोइंग टू डू एमसीक्यू। एमसीक्यू गौर से पढ़ें और खुद डिसाइड करें, कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने पढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट का मतलब है कि जब किसी एसी सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर हो, इसके साथ रेजिस्टर या इंडक्टर ना हो। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अभी हमने पढ़ा वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन साइन ओमेगा टी और करंट डिपेंड्स अपॉन कॉस ओमेगा टी। तो कौन सा सही है? शाबाश, डी, बोथ ए एंड सी। तो ऑप्शन डी सही। एमसीक्यू नंबर 2, in a pure capacitive AC circuit the current। आपने बार बार देखा जब आप बटन ऑन करें तो चार्ज कहां से स्टार्ट लेता है, जीरो से। वोल्टेज कहां से, जीरो से। तो वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन साइन ओमेगा टी, लेकिन करंट डिपेंड्स अपॉन कॉस ओमेगा टी। यानी जब आप बटन ऑन करें
तो करंट मैक्सिमम से स्टार्ट लेता है और वोल्टेज 0 से। तो इधर लिखा है द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90, leads the voltage by 90, leads the voltage by 45, is in phase with voltage। तो रेजिस्टर में इज इन फेज होते हैं, ये हमने पढ़ा था। कौन सा सही है? ऑप्शन ए, लीड्स द वोल्टेज बाय एंगल ऑफ 90। नंबर 3 है द एवरेज पावर डिसिपेशन इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज 0। देखिए एवरेज पावर डिसिपेशन बराबर है आई नॉट वी नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अभी हमने पढ़ा कि साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 0 है। अंडरस्टैंड? तो याद रखिए 0। MCQ number 4, by doubling the frequency the reactance of a capacitor becomes। अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल करें तो अभी हमने एक इक्वेशन पढ़ी, x सब c बराबर है 1/2 पाई fc। अगर आप इसको डबल करें तो इट विल बिकम हाफ। अगर आप फ्रीक्वेंसी डबल करें तो दिस विल बिकम हाफ। तो बी सही है। MCQ नंबर 5 है in a pure AC capacitive circuit which one of the following phase relation is correct। कौन सी फेज रिलेशन सही है? करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90, ए सही है। वोल्टेज लीड्स द करंट बाय, ये भी सही है। ये मैंने कसदन इस तरह लिखे हुए ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब अगर इसमें लिखे करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90, सिर्फ ये लिखा है तो ये सही है। अगर ये नहीं लिखा है, सिर्फ ये लिखा है, तो ये भी सही है। तो इफ द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90, तो इसका मतलब है वोल्टेज लीड्स बिहाइंड द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90, दिस वन एंड द सेम थिंग। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, बोथ ए एंड सी। अच्छा, इन अ सिंपल एसी कैपेसिटिव सर्किट, इसी तरह हमने एमसीक्यू नंबर 5 में पढ़ा, लेकिन वो स्टाइल जुदा था, ये स्टाइल जुदा है। और ये मेडिकल 2008 में आया है क्वेश्चन नंबर 18, इंजीनियरिंग 2010 में आया है क्वेश्चन 163। लिखा है द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90, तो ना, करंट लीड्स, द करंट लीड्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90, द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90, द करंट एंड द वोल्टेज आर इन फेज। ये तो गलत है, ये तो रेजिस्टिव बिहेवियर है, द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। आपको पता है द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एंगल ऑफ 90, यानी द वोल्टेज लीड्स, लेकिन यहां पर लेके द वोल्टेज लीड्स, तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बार बार पढ़ा। MCQ नंबर 7, अ कैपेसिटर इज परफेक्टली इंसुलेटर फॉर, अभी पढ़ा बार बार। A capacitor is perfectly insulator for direct current, alternating current, both A and B, none of the above। For direct current, देखिए अभी हमने पढ़ा, देखो x सब c बराबर है 1/2 पाई fc। डायरेक्ट करंट, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी नहीं होती, बिकॉज डीसी करंट डजंट चेंज इट्स पोलैरिटी, तो फ्रीक्वेंसी 0 होती है। दिस इज ऑल्सो एन MCQ, ठीक है। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी 0 है तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इंफिनिटी, ठीक है। अगर रिएक्टेंस ऑपोजिशन इनफाइनाइट है तो इसका मतलब है डीसी करंट डजंट पास थ्रू कैपेसिटर, तो कैपेसिटर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। इन केस ऑफ डीसी इट डज बिहेव लाइक एन इंसुलेटर। अंडरस्टैंड? MCQ नंबर 8 में लिखा है द सर्किट इन विच करंट एंड वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज बाय एन एंगल ऑफ 90। जल्दी बताओ, शाबाश। जिस सर्किट में करंट और वोल्टेज आउट ऑफ फेज बाय एन एंगल ऑफ 90 हो, तो दैट विल बी द पावर फैक्टर इज 0, द पावर डिसिपेशन इज 0, पावर फैक्टर इज ऑल्सो 0। याद रखिए पावर फैक्टर बराबर होता है cos फाई या cos थीटा, cos फाई। तो याद रखें
कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज के दरमियान एंगल कितना होता है? कितना होता है? जल्दी बताओ ना, कितना होता है? 90। देखिए दिस एंगल इज 90। व्हाट इज कॉज 90? जीरो। तो याद रखिए द पावर फैक्टर फॉर कैपेसिटर इज जीरो। द पावर फैक्टर फॉर रेजिस्टर विल बी 1, क्योंकि रेजिस्टर में एसी करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। तो phi इज इक्वल टू जीरो, cos जीरो इज 1। अगर यहां पर आ जाए रेजिस्टिव सर्किट तो दिस विल बी 1, कैपेसिटिव सर्किट तो जीरो, इंडक्टिव सर्किट में भी ये जीरो है। अंडरस्टैंड? तो कौन सा ऑप्शन सही है? जीरो। नंबर 9 में लिखा है द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ एसी करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस सिंपली, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ऑल आर पॉसिबल। कौन सा सही है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अभी हमने पढ़ा द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ एसी करंट इज कॉल्ड, ठीक है ना, टू द फ्लो ऑफ एसी करंट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अच्छा एक बात आप याद रखें, इधर लिखा है द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब अगर इधर आ जाए द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर तो फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस। अंडरस्टैंड? तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, try to understand and be relaxed. MCQ number 10 में लिखा है which one of the following electrical quantities is frequency dependent? याद रखिए रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, करंट, वोल्टेज, पावर, इन तमाम को we call electrical physical quantities, or in simple we can say electrical quantities. So which one of the following electrical quantities is frequency dependent? अभी हमने पढ़ा इफ यू रिमेंबर कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में क्या फर्क है? रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती, और याद रखिए रिएक्टेंस जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। इफ यू सी दिस रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट या वोल्टेज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, तो ऑप्शन बी सही है। MCQ number 11, the capacitive reactance of a capacitor is given by, ठीक है, the capacitive reactance of a capacitor is given by। तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर है ओमेगा सी। ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल ऑफ द जनरेटर, और आपको पता है फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर ओमेगा बराबर है 2 पाई बाई टी। ये मैं लिख सकता हूँ 2 पाई इंटू 1 ओवर टी। व्हाट इज 1 ओवर टी? दिस इज लीनियर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा बराबर होगा 2 पाई एफ। ये वैल्यू आप इधर पुट करें तो एक्स सब सी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एफ इंटू सी। तो आप लोग देखिए ए सही है, बी भी सही है, सी गलत है। क्लियर? क्योंकि ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस नहीं है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, आगे हम पढ़ेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी सही। अच्छा MCQ number 12, this is very easy, okay, you can understand it easily. If the capacitance of a capacitor in AC circuit is increased 3 times of its initial value, और आप कैपेसिटेंस की कैपेसिटी यानी सी को अगर आप ट्रिपल करें तो कहते हैं द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज, दिस इज वेरी सिंपल। तासु करे द इक्वेशन छिड़ी हुई है, दिस इज रिटन इज 2 पाई एफ सी। अगर आप इस सी को 3 टाइम ज्यादा करें, 3 टाइम ज्यादा, तो इट विल बिकम 1/3, यानी ये 3 टाइम्स कम हो जाए। अगर आप सी को 3 टाइम ज्यादा करें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस 3 टाइम्स कम हो जाएगा। आप फ्रीक्वेंसी को 3 टाइम ज्यादा करें फिर भी ये 3 टाइम्स कम। तो इधर लिखा है इंक्रीज इज 9 टाइम्स, ना इंक्रीज इज 3 टाइम्स, ना, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनवर्स है। डिक्रीज इज 3 टाइम्स, तो ये वाला सही है। शाबाश। MCQ नंबर 13 है
The capacitive reactance of a capacitor in an AC circuit increases. The capacitive reactance of a capacitor in AC circuit increases. Medical 2011 question number 20. Look at. इधर लिखा है by increasing the frequency of AC, by decreasing the frequency of AC. क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं. By increasing the frequency, by decreasing the frequency, does not depend upon frequency and none of the above. तो देखिए x sub c बराबर है 1/2 पाई f और c. देखिए रिएक्टेंस और के फ्रीक्वेंसी का आपस में इनवर्स रिलेशन. तो अगर आप इसे कम करें तो ये बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी को कम करें तो ये बढ़ जाएगा. तो बाय डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी x sub c increases. ऑप्शन नंबर बी सही. शाबाश. MCQ नंबर 14. द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन डीसी सर्किट इज. ये हमने बार बार पढ़ा, मेरे ख्याल में 2-3 दफा हमने अभी इस लेक्चर में डिस्कस किया. द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन डीसी सर्किट इज. तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर है 1/2 पाई एफ सी. डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी नहीं होती, f इज इक्वल टू 0. तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी. याद रखिए ऑप्शन डी इनफाइनाइट. अच्छा एमसीक्यू नंबर 15. Which of the following are dimensionally same? Which of the following are dimensionally same? तो आप लोग अगर देखें, याद रखिए फॉर रेजिस्टेंस द ओम लॉ इज रिटन एज VRMS इज इक्वल टू IRMS मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस बराबर है VRMS डिवाइडेड बाय IRMS. ये हमारे पास है वोल्टेज, तो वोल्ट और ये एम्पेयर. वोल्ट पर एम्पेयर को क्या कहते हैं? ओम. रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम. अगर आप कैपेसिटर के लिए ओम ला लेंगे तो x sub c हम लिखेंगे VRMS डिवाइडेड IRMS. दिस इज द ओम लॉ फॉर कैपेसिटर. तो आप देखिए ये भी वोल्ट पर एम्पेयर, इससे भी ओम आता है. अगर आप इंडक्टर के लिए लिखें तो VRMS divided by IRMS and this is volt per ampere, again we are getting ohm. तो आप लोग देखिए रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस तीनों have the same unit, so they also do have the same dimensions. तो सही ऑप्शन है all of them. Additionally, resistance, capacitive reactance, inductive reactance are the same. They have got the same units and the same dimensions. अब अगर इस तरह MCQ आ जाए which of the following have the same units, तो फिर भी all of them. Understand? सिक्सटीन नंबर है ओम इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स. तो अभी हमने पढ़ा रेजिस्टेंस का यूनिट ओम था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट ओम था, इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट ओम है. याद रखिए एम्पेडेंस का यूनिट भी ओम है. एम्पेडेंस, एम्पेडेंस का मतलब है कंबाइंड ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ एसी करंट. अगर किसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर है तो इसका मतलब है इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, और कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है. लेकिन अगर दो या तीनों है तो फिर इसे हम एम्पेडेंस कहते हैं. तो याद रखिए एम्पेडेंस का हमारे पास. अच्छा एमसीक्यू नंबर 16 है ओम इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स. तो इससे पहले एमसीक्यू नंबर 15 में हमने डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का भी यूनिट ओम है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी यूनिट ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट ओम,
इम्पेडेंस का भी यूनिट ओम है। इम्पेडेंस का मतलब है कंबाइंड ऑपोजिशन। आप कहते हैं ऑपोजिशन प्लस ऑपोजिशन प्लस ऑपोजिशन तो ऑपोजिशन, ठीक है। मसलन अगर आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो यू आर गेटिंग टोटल ऑपोजिशन। अगर तीनों है फिर भी टोटल ऑपोजिशन, तो डायमेंशनली दे कैन बी एडेड अप। देयरफॉर वी से कि सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा देखें, ये हमने क्या पढ़ा, कैपेसिटर इन एसी सर्किट। इंशाल्लाह इसके बाद वी विल डिस्कस इंडक्टर इन एसी सर्किट इन डिटेल। ओके। बस स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में लिखा हुआ है कि सर वाइट बोर्ड वाला जो मेथड था वो सही था, लेकिन आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड पे ज्यादा से ज्यादा हम कितने एमसीक्यूज कर रहे थे? 6 एमसीक्यूज, 6 7 एमसीक्यूज। यहाँ पर हमने कैपेसिटर इन एसी सर्किट पूरा डिस्कस भी किया और साथ साथ में कितने एमसीक्यूज किए? 15 एमसीक्यूज हमने। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब इससे हम ज्यादा जो है वो पढ़ सकते हैं और कोर्स आगे जा सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से फॉर द टाइम बीइंग वी आर नॉट गोइंग टू यूज द व्हाइट बोर्ड, so this is okay, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।